अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्लो नंबर 10.3 है। इस स्लो के अंदर हमने प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक के ज़रिए हमने आइडेंटिफाई करना है, इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या है जी? रिपल टैंक एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम वाटर वेव क्रिएट करवा देते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। देखें, ये हमारे पास एक रिपल टैंक है। इस रिपल टैंक में ये जो हमारे पास ये पॉइंट है, ये रेक्टेंगुलर ट्रे है। इस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर हल्का से पानी की लेयर रखी जाती है। फिर हमारे पास ये आता है, ये वाइब्रेटर या ऑसिलेटिंग पेडल कहते हैं। जो लकड़ी का पीस होगा ये हमारे पास ऑसिलेटिंग पेडल होता है, और ऊपर ये जो लगा हुआ है ये वाइब्रेटर लगा हुआ है। और साथ साथ हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ है। बल्ब की फंक्शन ये है कि यहाँ पे जो वाटर वेव्स क्रिएट होंगे, इन वाटर वेव्स का इमेज यहाँ पे स्क्रीन पे बन जाएगा, और इस स्क्रीन से की मदद से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोसेस क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, और डायफ्रैक्शन में क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। तो उनको पढ़ने के लिए हमारे पास ये जो डिवाइस है रिपल टैंक, इसकी हेल्प ली जाती है। और बेसिकली रिपल टैंक जो है सरफेस से लेके यहाँ तक 1/2 मीटर ऊंचाई पे होता है, और साथ साथ इसके अंदर पानी का लेयर होता है। और ये पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर ट्रे जो है ग्लास की बनी होती है, ताकि हमें इसकी जो इमेजेस है वो क्लियरली हमें विजिबल हो। तो अब आते हैं कि यहाँ पे हम इमेजेस क्रिएट कैसे करवाएंगे। सबसे पहले का फंक्शन ये है कि यहाँ से हम जैसे ही वाइब्रेटर ऑन करेंगे तो ये जो पेडल है वो वाइब्रेट करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वुडन पीस है, जिसकी वजह से इस ट्रे के अंदर हमारे पास स्ट्रेट वेव क्रिएट होंगे। मतलब ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट वेव्स क्रिएट होंगी। जो वेव्स जैसे जैसे यहाँ से क्रिएट होंगी वो आगे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आगे की तरफ मूव करती जाएंगी। तो अब जैसे वेव क्रिएट होकर आगे की तरफ मूव करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स करके हमने प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन वगैरह को स्टडी करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसेस है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है जी? Reflection: when waves moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back। मतलब ये है कि जो वेव्स होती हैं, चाहे वो वाटर वेव्स कहें या लाइट वेव्स कहें, जो भी वेव हो, एक मीडियम से गुजरते हुए किसी और मीडियम के सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं। अगर वो सरफेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक सरफेस है जो सेकंड मीडियम है, तो वो वापस बाउंस बैक होती हैं, वापस फर्स्ट मीडियम में रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। और इसके अंदर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस इस तरह होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आता है। तो अच्छा, ये कैसे हो रहा है? तो इसके लिए हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ से एक वेव जनरेट हो गई है इसी रिपल टैंक के अंदर, और वो वेव आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करती है। मगर यहाँ पे हमने एक ओपेक जो सेकंड मीडियम रखा हुआ है, इस सेकंड मीडियम के इस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वापस फर्स्ट मीडियम जो कि हमारे पास पानी है, यहाँ पे हमने एक ऐसा ओपेक सरफेस रखा हो, ब्लॉक समझ लो, कि जैसे ही आके इस जो पानी की जो वेव है वहां पे स्ट्राइक करेगी, वो वापस फर्स्ट मीडियम में चली आएगी, मतलब बाउंस बैक होगी। और बाउंस बैक का प्रोसेस ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास ये जो हम इसमें ब्लॉक रखते हैं, उस ब्लॉक पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करें तो ये हमारे पास नॉर्मल होता है। मतलब नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। जैसे ही वेव आके इस पे स्ट्राइक करेगी इस सरफेस पे, यहाँ से वापस बाउंस बैक हो जाती है। बट अगर हम चेक करें इसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है या नहीं होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इमेजिनरी लाइन है जिसे नॉर्मल कहते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल, ये जो हमारे पास लाइन है बेसिकली वेव की डायरेक्शन शो कर रही है। तो इस डायरेक्शन और इस नॉर्मल के बीच में जितना एंगल होगा, अगर रिफ्लेक्शन के बाद इन दोनों के बीच में उतना एंगल होगा, तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या है? रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के बाद एंगल बन रहा है। जैसे ये वेव का डायरेक्शन ये था, टकराने के बाद वेव का डायरेक्शन ये हो गया, और ये एंगल आपस में बराबर है, तो समझ लो ये प्रोसेस क्या है? रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। एक और एग्जांपल है, देखिए हमने पानी के अंदर एक
ब्लॉक रखी हुई है, ये ब्लॉक पे जैसे ही आके स्ट्राइक करते हैं, वेव स्ट्राइक करने के बाद इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ से देखें, यहाँ से वेव आ रही है, स्ट्राइक किया, यहाँ से वेव का डायरेक्शन यूं हो रहा है। ये हमारे पास वेव इस तरह आ रही थी, रेक्टेंगुलर वेव, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो वेव का डायरेक्शन ये बन गया, देखें यहाँ से ये लाइन ये बन गई है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे भी दिखाया गया है, बट सिंपली यहाँ पे ये डायरेक्शन था वेव का, रिफ्लेक्शन के बाद ये डायरेक्शन हो गया। अब हमारे पास ये एंगल इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस इसके अंदर जो हो रहा है वो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। सेकंड है हमारे पास रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या है कि रिफ्रैक्शन कहते हैं कि अगर कोई वेव एक मीडियम में गुजरते हुए सेकंड मीडियम में इंटर हो जाती है, पहले उसमें क्या था, सेकंड मीडियम पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही थी, यहाँ पे सेकंड मीडियम में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी सेकंड मीडियम से टकराने के बाद, बल्कि वो सेकंड मीडियम के अंदर ही मतलब वहां से पास हो जाएगी, जैसे हमने कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखा हुआ हो। तो अब इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल की वजह से वो क्या होगी कि जो वेव है वो फर्स्ट मीडियम से गुजरते हुए सेकंड मीडियम के अंदर इंटर होगी, बट सेकंड मीडियम में जैसे ही इंटर होगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा, सेकंड मीडियम में चेंज होगा। रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में, रिफ्लेक्शन में ये होता था टकराने के बाद फर्स्ट मीडियम में आके चेंज हो रहा था, यहाँ पे सेकंड मीडियम के अंदर ही चेंजिंग्स आ जाएगी। इस चेंजिंग अगर ऐसा हो जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, रिफ्रैक्शन है। उसके लिए हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, देखिए यहाँ पे असल में हमने किया क्या है, इसके लिए हमारे पास जो रिपल टैंक है, इस रिपल टैंक के अंदर हमने एक चेंजिंग की है। जैसे कि ये हमारे पास रिपल टैंक है, इस रिपल टैंक में हमने यहाँ पे कोई ग्लास का शीशा या कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल रख दिया, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे रख दिया कि इस पानी के जो सरफेस है इसके अंदर डिप हो जाए। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम ग्लास रखें और यहाँ पे ग्लास नहीं है, तो पानी का जो लेवल है यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, यहाँ पे डेप्थ कम है। इसलिए कम है क्योंकि पहले ही हमने एक ग्लास पीस रखा हुआ है जो कि पानी के लेयर के अंदर है। तो अब यहाँ से वेव जनरेट होकर आएंगी, तो इस पानी के इस लेवल में क्या है, पानी के लिए वेव्स के लिए डेप्थ ज़्यादा है, मगर यहाँ से यहाँ तक के लिए डेप्थ कम है। अब क्या हुआ है, पानी की डेप्थ चेंज होने की वजह से ये वाला अलग मीडियम बिहेव करेगा और ये वाला पानी अलग मीडियम बिहेव करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डीप वाटर है, इस डीप वाटर के अंदर वेव का डायरेक्शन ये था, जैसे ही डीप वाटर से शॉलो वाटर के अंदर आ जाएगा, मींस जिसकी डेप्थ कम है यहाँ पे आएगी, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे बिल्कुल सीधे था, मगर यहाँ आने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। इस चेंजिंग को अगर सही से आइडेंटिफाई करना है तो देखें, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये थी, बट अगर ये शैलो वाटर नहीं होता इसका डायरेक्शन बिल्कुल ये सीधा यूं जाता, बट यहाँ पे वाटर की डेप्थ चेंज होने की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। इस चेंज इन डायरेक्शन इन द सेकंड मीडियम को हम बेसिकली कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखें यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, ये हमारे पास डीप वाटर था, वेव गुजरते हुए टकराने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो गया और चेंज डायरेक्शन ये हुआ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये था, और चेंजिंग जब होती है तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर प्रोसेस के अंदर या प्रोसेस रिफ्रैक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में फ़र्क ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, जबकि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर होते हैं। तो फ़र्क क्या है कि रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कहते हैं। अब हमारे पास जो आखिरी प्रोसेस है वो है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन किसे कहते हैं, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड अ शार्प एज और अ कॉर्नर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। मतलब ये क्या हुआ कि किसी कॉर्नर से या शार्प एज से वेव गुजरती है तो वहां पे क्या होती है, वो सेपरेट आउट होती है वो वेव, उस सेपरेट आउट प्रोसेस को हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। उसके लिए फिगर ये है, देखें हमारे पास यहाँ पे एक वेव जनरेट हो गई है, और ये वेव हमारे पास बिल्कुल रेक्टेंगुलर ये वेव थे, स्ट्रेट वेव थी। जैसे ही हमने यहाँ पे दो इसमें ऑब्स्टेकल रख दिए और छोटा सा बीच में हमने सुराख रख दिया, जैसे ही वेव आके यहाँ से गुजरने लगेगी तो ये ऑब्स्टेकल उसे ब्लॉक करेंगे, मगर यहाँ पे इस छोटे होल से वो वेव गुजर सकती है। तो इस छोटे होल से गुजरने की वजह से ये वेव क्या हो गई, एक सर्कुलर पाथ में आगे की तरफ क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई या फैल गई है। इस फैलने वाली प्रोसेस को हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन। एक और इसमें एग्जांपल ये है कि देखें
यहाँ पे भी स्ट्रेट वेव्स है, ये स्ट्रेट वेव आगे गुजर रही है तो यहाँ पे दो ऑब्स्ट्रेकल रखे हुए हैं, मगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रेकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा रखा हुआ है। जब डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं तो हमारे पास जो सर्कुलर वेव्स यहाँ पे जनरेट होनी थी वो जनरेट नहीं होती है। तो हमने अगर बिल्कुल सर्कुलर वेव जनरेट करवानी है होती तो इसमें हमने डिस्टेंस कम रखनी होती।